Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. So, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फूरियर सीरीज। तो पहले हम फूरियर। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बताइए। सर एक्चुअली मैंने अभी मार्च में ही ज्वाइन की है कोचिंग, तो मैं वो आपका जो ग्रुप है टेलीग्राम वाला, मैं उसमें एडेड नहीं हूँ, तो मैं कैसे ऐड हो सकती हूँ? मैं क्लास के बाद लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। तो पहले हम फूरियर सीरीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फूरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर सीरीज में बेसिकली हम क्या चीज डिस्कस करते हैं? फूरियर सीरीज में बेसिकली हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसमें हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, कितने टाइप के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर फूरियर सीरीज पे आएंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन क्या है? आई थिंक एवरीवन नोस पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन अगर रिपीट कर रहा है खुद को, फंक्शन का वैल्यू अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। वही डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है। If a function f of x repeats its value after equal interval of x, फंक्शन जो है खुद के वैल्यू को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ x, then fx is said to be a periodic function of x and the equal interval of x is known as period of the function। ठीक है, तो फंक्शन खुद के वैल्यू को इक्वल इंटरवल के बाद अगर रिपीट करता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और जिस इक्वल इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है उस इक्वल इंटरवल को बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वल इंटरवल है ना, इट शुड बी द शॉर्टेस्ट इंटरवल। जिस शॉर्टेस्ट इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है। ऐसा नहीं है जो शॉर्टेस्ट प्रेजेंट है और आप जो लार्जेस्ट इंटरवल है वो कंसीडर कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट इक्वल इंटरवल जिसके बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है, उस शॉर्टेस्ट इंटरवल को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसी को मैथमेटिकली देखिए, यहां पे लिखा गया है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस t। यहां पे देखिए x के वैल्यू में कितना चेंज हुआ है? x के वैल्यू में कैपिटल T अमाउंट चेंज हुआ है। तो x के वैल्यू में कितना चेंज है? कैपिटल T। फिर x प्लस टी से x प्लस 2t। यहां पे भी x के वैल्यू में कितना चेंज हुआ है? कैपिटल T। तो यहां पे ऐसे आप चेक कर सकते हैं, यहां पे t इंटरवल के बाद, कैपिटल T इंटरवल के बाद फंक्शन वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। पहले यहाँ पे x था, देखिए x के बदले x प्लस टी, तो x में कितना चेंज हुआ? कैपिटल T। x प्लस टी से x प्लस 2t, तो x में चेंज कितना हुआ? कैपिटल T। तो इक्वल इंटरवल के बाद फंक्शन खुद के वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। एंड t इज नोन एज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, बिकॉज t जो इंटरवल है उसी इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। तो t इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। यहां पे मैं fx को पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे और कैपिटल T को पीरियड ऑफ द फंक्शन। मैं यहाँ पे पीरियड जस्ट मेंशन कर रहा हूं, टाइम पीरियड नहीं, बिकॉज पीरियड जो है ना वो दो टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। सपोज x जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, बस स्पेशियल कोऑर्डिनेट है। तो fx के केस में जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशियल पीरियड। x जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट है, तो उस केस में कैपिटल T को हम क्या बोलते हैं? स्पेशियल पीरियड। एंड f अगर t का फंक्शन है, जो फंक्शन है वो अगर t का फंक्शन है, टाइम का, उस केस में कैपिटल T को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो पीरियड भी दो टाइप से हो सकते हैं, स्पेशल पीरियड और t को टाइम पीरियड या टेम्पोरल पीरियड। बेसिकली t टाइम कोऑर्डिनेट है तो कैपिटल T को बोलेंगे टेम्पोरल पीरियड।
तो पीरियड दो टाइप के हो सकते हैं, स्पेशल पीरियड एंड टेम्पोरल पीरियड। टेम्पोरल पीरियड मतलब ही टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, पीरियड मेंशन किया है। बिकॉज एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, एफ ऑफ टी भी हो सकता है। आपने टाइम टेम्पोरल पीरियड के बारे में तो पढ़ा है, स्पेशल पीरियड के बारे में भी पढ़ा है। स्पेशल पीरियड का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वेवलेंथ। जो स्पेशल पीरियड है ना, उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वेवलेंथ। एक वेवलेंथ डिस्टेंस के बाद वेव खुद को रिपीट करता है अगर साइनसॉइडल नेचर है तो वेवलेंथ जो है ये स्पेशल पीरियड का एग्जांपल है। जैसे इस टाइप के वेव्स के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, साइनसॉइडल ऑसिलेशन, सपोज इट इज लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस x, y वर्सेस x, साइनसॉइडल वेव है, इस टाइप का है। अब मुझे बताइए इसमें वेवलेंथ क्या होता है। ये जो एक साइकिल है, एक साइकिल में इस वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक फुल साइकिल में वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो देखिए इस वेव, आपको अगर पूछा जाए कितने डिस्टेंस के बाद वेव खुद को रिपीट करेगा, तब क्या बोलोगे, ये जो लैम्डा डिस्टेंस है, इस लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेव खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। लुक एट द पॉइंटर, यहां पे जो वेव का नेचर है, लैम्डा डिस्टेंस के बाद सेम नेचर रिपीट कर रहा है। तो कितने डिस्टेंस के बाद वेव खुद को रिपीट कर रहा है, लैम्डा डिस्टेंस के बाद। लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है इसके बाद वेव खुद को रिपीट करेगा। तो वेवलेंथ क्या है, पीरियड ऑफ द वेव। और यहाँ पे कौन सा पीरियड है, स्पेशल पीरियड, बिकॉज यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पेशल पीरियड, जब हम टाइम की बात करेंगे तो टेम्पोरल पीरियड और टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं। तो पीरियड दोनों टाइप के हो सकते हैं, स्पेशल पीरियड या टेम्पोरल पीरियड। आई थिंक ये क्लियर है एवरीवन, पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन और दो टाइप के जो पीरियड्स के बारे में बताए गए। सर ये स्लाइड नंबर कौन सी है? फर्स्ट स्लाइड, सेकंड फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है ये। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो पीरियोडिक फंक्शन है इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और फूरियर ट्रांसफॉर्म में ना हम दोनों कैटेगरीज का के बारे में डिस्कस करते हैं, दोनों कैटेगरीज का यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जो पीरियोडिक फंक्शन है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, सेकंड कैटेगरी नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। तो फर्स्ट कैटेगरी इज दिस साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। फर्स्ट कैटेगरी साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये साइनसॉइडल नेचर है, साइन कोसाइन का होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, साइन कोसाइन, साइनसॉइडल बिहेवियर, साइन mx cos mx, these are example of sinusoidal periodic function। दोनों का बिहेवियर साइनसॉइडल बिहेवियर होता है। दोनों में जस्ट डिफरेंस क्या है, एक π/2 फेस का डिफरेंस आता है। साइन mx cos mx दोनों का नेचर क्या है, साइनसॉइडल नेचर। दोनों में सिर्फ एक π/2 का फेस डिफरेंस आता है, ठीक है। तो साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल है साइन mx cos mx। यहाँ पे टी के फॉर्म में लिखा है, आगे की बात है। तो इनका टाइम पीरियड क्या है, देखिए साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी या साइन एक्स कॉस एक्स, इनका पीरियड कितना होता है, 2π। मतलब 2π इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है, ठीक है। लेकिन अगर साइन एम टी या कॉस एम टी रहता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/m। तो साइन टी का टाइम पीरियड है 2π, साइन एम टी का टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/m। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है जब आपको साइन एम टी गिवन है इसका टाइम पीरियड भी आप 2π बता रहे हैं। साइन एम टी कॉस एम टी का टाइम पीरियड होता है 2π/m।
ये आप काफी आसानी से समझ सकते हैं ऐसा क्यों है। अब नोटिस करो, अगर आप इन दो फंक्शंस को कंपेयर करते हो, एक है साइन टी और दूसरा है साइन एम टी। इसमें बताइए फर्स्ट जो फंक्शन है इसमें ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा इज बेसिकली जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है? 1। और जो सेकंड फंक्शन है उसमें देखिए साइन ओमेगा टी के साथ कंपेयर कीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? एम। तो आप मुझे बताइए इसका फ्रीक्वेंसी अगर 1 यूनिट है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? एम यूनिट्स। मतलब जो सेकेंड फंक्शन है इसका फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फंक्शन के फ्रीक्वेंसी का एम टाइम्स है। इसका फ्रीक्वेंसी है 1 यूनिट्स, इसका फ्रीक्वेंसी है एम यूनिट्स। तो सेकेंड फंक्शन का फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फंक्शन के फ्रीक्वेंसी का एम टाइम्स है। अगर फ्रीक्वेंसी एम टाइम्स होता है, मतलब एम टाइम्स है, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1/m टाइम्स। Yes, sir. तो इसका टाइम पीरियड अगर 2 पाई है तो इस सेकेंड फंक्शन का टाइम पीरियड होगा 1/m टाइम्स, तो 2 पाई अपॉन m। बिकॉज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी m टाइम्स ज्यादा है तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1/m टाइम्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी m टाइम्स है तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1/m टाइम्स, बिकॉज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है। As you know, t is equal to ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा और 1/f। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी अगर m टाइम्स है, टाइम पीरियड कितना होगा? 1/m टाइम्स। इसलिए यहां पे बताया जा साइन टी कॉस टी, इनका टाइम पीरियड अगर 2 पाई है, साइन एम टी कॉस एम टी, इनका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अपॉन m। ऐसे ही नॉट साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, जो tan और cot होता है, tan और cot भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, नॉट साइनोसॉइडल। tan और cot भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। tan t cos cot t आर नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। tan t और cot t का टाइम पीरियड कितना होता है? एनीवन? tan एंड cot इंफिनिटी है तो पीरियोडिक फंक्शन कैसे बोल सकते हैं? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब पाई होता है सर, पाई। बिल्कुल सही, पाई। tan t एंड cot t इनका टाइम पीरियड होता है पाई। पाई इंटरवल के बाद tan t और cot t खुद को रिपीट करता है। तो अगर tan mt रहता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? पाई बाई m। सेम तरीका। तो tan t cot t इनका टाइम पीरियड होता है पाई और पीरियड होता है पाई। tan mt cot mt इनका टाइम पीरियड होगा पाई बाई m। बाई m क्या क्यों हुआ? ये जो रीजन बताएगा वही है। फ्रीक्वेंसी m टाइम्स है तो टाइम पीरियड 1/m टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये बेसिकली साइन का ग्राफ है। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दिस। ये बेसिकली a sin t का ग्राफ है, a sin t। a क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन। कैपिटल ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन। तो ये a sin t का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। a sin t का टाइम पीरियड कितना होगा? a sin t का टाइम पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 फुल साइकिल। देखिए 0 से लेके, लुक एट द पॉइंटर, 0 से लेके 2 पाई तक, दिस इज द फुल साइकिल। इस फुल साइकिल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। जो वेव है उसका नेचर रिपीट हो रहा है। देखिए 0 to 2 पाई, ये 1 फुल साइकिल है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ऐसा है। ठीक है, इसमें से 0 to पाई, 0 to पाई में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। 0 to पाई के अंदर साइन का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन नेगेटिव हाफ साइकिल, उसके बाद यही रिपीट होगा। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसके बाद भी ऐसे रिपीट होगा।
तो 0 to पाई इंटरवल में 0 to 2 पाई इंटरवल में जो नेचर है उसके बाद वही नेचर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 फुल साइकिल या पीरियड का मतलब होगा 2 पाई। और ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ए बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे नोटिस करो, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? प्लस ए, और मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस ए। तो ए अगर एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? प्लस ए। मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस ए। तो आई थिंक क्लियर है एवरीवन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। सर हाँ बताइए। सर वो जो 0 to पाई पे जो वो 10t एग्जिस्ट करेगा तो मतलब सर वो जो आप बोल रहे थे 0 to 2 पाई पर sin t cos t एग्जिस्ट करेगा, तो 0 to पाई पर 10t एग्जिस्ट करेगा। मैंने बोला 10t का टाइम पीरियड पाई होता है। मैंने 0 to पाई मेंशन कहां किया था? मैंने बोला 10t का ग्राफ नोटिस कीजिए, 10t cot t का ग्राफ नोटिस कीजिए, वो पीरियोडिक फंक्शन है। पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, मैंने ये बोला है। मैंने पर्टिकुलर 0 to पाई की बात नहीं की है। मैंने यहाँ पे 0 to पाई में जस्ट बोला साइन और कोसाइन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। 0 to पाई में पॉजिटिव और पाई टू 2 पाई में नेगेटिव। 10 के लिए मैंने जस्ट बोला उसका टाइम पीरियड पाई होगा। ओके सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो सेकेंड कैटेगरी, नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। Just 1 second. किसी ने पूछा है 10t cot t का टाइम पीरियड पाई कैसे हुआ? ये तो ग्राफ से ही पता चलेगा। टेन टी का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। लाइक दिस। ये कहां से कहां तक है? -π/2 टू +π/2। जैसे बोला गया इसका टाइम पीरियड कितना है? पाई। तो इस इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है। इसके बाद भी ग्राफ ऐसे दिखता है। इधर भी this is the graph of time t. So this is 0, π/2 पाई, and this is 3π/2। ऐसे ही नेगेटिव एक्सिस पे भी यही होगा। दिस इज -π and then this is -3π/2। तो यहाँ पे आई थिंक ये डायग्राम से तो क्लियर है। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। -π/2 टू +π/2 इस इंटरवल में फंक्शन का जो बिहेवियर है वही बिहेवियर इसके बाहर रिपीट कर रहा है।
तो इस केस में पीरियड कितना है, पाई। इसलिए बोला था tan t cot t का टाइम पीरियड पाई है। ऐसे आप cot t के लिए भी चेक कर सकते हैं। cot t का ग्राफ भी इसी टाइप का होता है, थोड़ा शिफ्टेड होता है, π/2 शिफ्टेड होता है। cot t का जो ग्राफ है वो भी ऐसा ही है, π/2 शिफ्टेड है, ठीक है। तो उसमें भी टाइम पीरियड पाई ही आएगा। नाउ ये तो tan t का ग्राफ है जहां से हम पीरियड के बारे में पता लगा सकते हैं। सपोज हमने साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन की बात की ना, साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन sin t cos t sin mt cos mt, अगर ऐसा पूछ लिया जाए sin स्क्वायर t या cos स्क्वायर t, sin स्क्वायर t और cos स्क्वायर t, इनका टाइम पीरियड बताइए। जैसे हमने sin t cos t के बारे में पढ़ा, sin mt cos mt के बारे में पढ़ा, sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इनका पीरियड होगा पाई। पाई कैसे आया देखिए, मैं एक के लिए बता देता हूं। cos स्क्वायर t, इसको आप लिख सकते हो 1/2 1 प्लस cos 2t, तो 1/2 प्लस 1/2 cos 2t। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। तो cos स्क्वायर t को आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 cos 2t, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 1/2 वाला पार्ट जो पहला है ये तो कांस्टेंट है, ये 1/2 जो फर्स्ट टर्म है ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता, फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है। जो भी पीरियड आएगा वो यहां से आएगा। जो cos 2t है इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई। अब ये फॉर्मूला बताएगा 2π/m, यहाँ पे m का वैल्यू 2 है, 2π/2, तो टाइम पीरियड है पाई। तो 1/2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो जो भी चेंज होगा वो इस पार्ट की वजह से ही आएगा, तो इसका टाइम पीरियड पाई है। तो cos स्क्वायर t का भी टाइम पीरियड कितना होगा, पाई। ऐसे ही अगर ये sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t ना होके sin क्यूब t cos क्यूब t होता है, तो क्वेश्चन बन ही सकता है, ये किसी क्वेश्चन में यूज करना पड़े। कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसका कोई फिक्स्ड रूल तो है नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप पता है तो आप कहीं पे भी वो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो आपको यही पूछा जाएगा इसका पीरियड बताइए। sin क्यूब t cos क्यूब t, इन दोनों का टाइम पीरियड होगा 2π, अगेन 2π। कैसे आया 2π, देखिए अगर मैं sin क्यूब t की बात करूं, sin क्यूब t का फॉर्मूला भी आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, sin क्यूब थीटा, इसको sin 3 थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। sin क्यूब थीटा होता है 3/4 sin थीटा माइनस 1/4 sin 3 थीटा। थ्री बाई फोर साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, ओके। अब यहां पर ये जो फर्स्ट पार्ट है 3/4 तो कांस्टेंट है, जो साइन t वाला पार्ट है इसका टाइम पीरियड कितना है, 2π। और जो दूसरा टर्म है इसका टाइम पीरियड कितना है, 2π/3। 2π/3। तो अभी हमने डिस्कस किया था 2, यहाँ पे m का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे तो दो टर्म आ गए और दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। इस केस में बेसिकली क्या होगा, दे आप नोटिस करो, बेसिकली इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब आसान तरीका है समझने का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम साइन टी की बात करें, साइन टी का टाइम पीरियड कितना है, 2π। जो साइन टी वाला पार्ट है इसका टाइम पीरियड आया 2π। इसका मतलब है 2π इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। तो फंक्शन कब कब रिपीट करेगा, 2π इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, फिर 4π के बाद रिपीट करेगा,
2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इन इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। whereas अगर हम sin 3t की बात करें, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 के बाद रिपीट करेगा। फिर कब रिपीट करेगा नेक्स्ट? 2 पाई बाई 3 के बाद 4 5 4 pi by 4 3. pi by 6 पाई 3. बाई 3, देन आएगा 6 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3 को आप 2 पाई भी लिख सकते हो, देन 8 पाई बाई 3 एंड सो ऑन। पीरियड का मतलब तो यही होता है, बार बार रिपीट करेगा। टाइम पीरियड हम किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट इंटरवल को। तो 2 पाई बाई 3 अगर टाइम पीरियड है तो 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 के बाद रिपीट करेगा। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर दोनों टर्म्स प्रेजेंट है, इनके अंदर दोनों टर्म्स प्रेजेंट है, तो दोनों रिपीट करेंगे। अब मुझे बताइए किस इंटरवल के बाद दोनों टर्म रिपीट कर रहे हैं? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाई। इंटरवल? 2 pi by 2 pi by 2 pi. जो 2 पाई है, इस इंटरवल के बाद दोनों रिपीट कर रहे हैं, कॉमन है ये दोनों में। दिस इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाद sin t भी रिपीट करेगा, sin 3t भी रिपीट करेगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाद sin t, sin 3t दोनों रिपीट करेंगे। तो दोनों अगर रिपीट करते हैं तो फंक्शन भी रिपीट करेगा। तो sin क्यूब t का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। इसी तरीके से आप cos क्यूब t का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी 2 पाई ही आएगा। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? साइन स्क्वायर टी कॉस क्यूब टी का। Yes. ओके, सर इसमें सर जरूरी तो नहीं होगा ना कि हमेशा लार्जर वाला आएगा? मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है ना? बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो अगर आप एक तरीका ध्यान रख सकते हैं, अब मुझे बताइए या साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी जो है, इसमें ये इवन पावर है या ऑड पावर है? सर इवन पावर है। इवन पावर है तो पाई आएगा, और यहाँ पे ऑड पावर है तो ऑड पावर है तो 2 पाई आएगा। ये आप चेक Okay. करके देख सकते हैं। ओके सर, मतलब ये सर मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है, किसी में भी लग जाएगा? बिल्कुल, ये साइन टी कॉस टी की बात कर रहा हूँ। हाँ साइन टी कॉस टी, बिल्कुल। ओके सर। जैसे यहाँ पे साइन टी कॉस टी का इवन पावर है तो इवन पावर है तो पाई आएगा, और साइन टी कॉस टी का अगर ऑड पावर है तो 2 पाई आएगा। आप और एक के लिए चेक भी कर सकते हैं, साइन टू द पावर 4t, उसके लिए भी पाई आएगा। ठीक है, ये Okay, साइन टी कॉस टी के लिए, बाकियों के लिए नहीं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे बोला साइन टी कॉस टी का पावर अगर इवन है, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए। साइन टी कॉस टी का पावर अगर इवन है, इवन इंटीजर, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4, तब टाइम पीरियड कितना आएगा? पाई। और साइन कॉस टी का पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 है, इनका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई। अब डायरेक्ट लिख दो या कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर हमें सर जैसे मतलब स्मॉल क्लासेस में, मतलब हाई स्कूल में सिखाते थे कि सर कि tan t में ना सर बीच में एसिम्पटोट्स बनाते हैं, सर उनका कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या सर? इसमें tan t ग्राफ में एसिम्पटोट्स बनाते थे सर, मतलब हम जो जब रिपीट करते थे उसको ज्वाइन कर देते थे एक स्ट्रेट लाइन से। ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करते हैं, बेसिकली यहाँ पे डॉटेड लाइन समझाते हैं। ये अच्छा, समझाने वो के लिए एसिम्पटोट्स बनाते थे सर, वो उसको मतलब बोलते थे। ये बेसिकली डिसकंटिन्यूटी समझाने के लिए है। पाई अच्छा बाई सर, 2 जो है ना, पाई बाई 2 ओके। में ये डिसकंटिन्यूअस है ना। हाँ सर, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ट्रेसिंग में यूज होता है ना सर ऐसा बोर्ड, तो वो तो जब इन्फिनिटी पे फंक्शन का नेचर क्या होगा वो समझाने के लिए, जब लार्ज वैल्यूज होते हैं तब फंक्शन का नेचर क्या है समझाने के लिए यूज होता है। जी। ठीक है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यूज तो करते हैं, ग्राफ में मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक डॉटेड लाइन शो करते हैं, वो डॉटेड लाइन बेसिकली यहाँ पे शो करेगा पाई बाई 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सर ये साइन 3t जो है, ये हम शॉर्टेस्ट ये साइन t को कंपैरिजन करके ले रहे हैं ना? दोनों रिपीट करने चाहिए, साइन टी भी रिपीट करना चाहिए, साइन 3t भी रिपीट करना चाहिए। हाँ, तो उसको कंपेयर करके कर रहे हैं ना? मतलब कंपेयर मतलब हम जस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं जी कब कब रिपीट करेगा, फिर दोनों को एक साथ मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें दोनों रिपीट करने चाहिए। कंपेयर मतलब अब क्या 2 पाई कैसे लिखा, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं?
नहीं कम- नहीं, वही 2 पाई इसका कंपेयर बन लो, ये 2 पाई और ऊपर 2 पाई जो। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं किस इंटरवल के बाद दोनों रिपीट कर रहे हैं। यू कैन से दोनों में शॉर्टेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? शॉर्टेस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 2 पाई और 2 पाई ये कॉमन है दोनों में, हाँ सर। ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं टाइम पीरियड। ये जो लाइन है ये डिसकंटिन्यूटी समझाने के लिए यूज किया जाता है। ये π/2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और कोई क्वेश्चन है? तो सर ये ऐसे रिपीट करेगा जैसे साइन 40 पाई आएगा, साइन 5 अगेन 2 पाई आएगा। हेलो सर। हाँ बताइए। सर आपने अभी बोला ना ये शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम 2π/3 होगा इसका या 2 पाई होगा? दोनों के लिए होना चाहिए ना, दोनों के लिए 2 पाई तो होगा कॉमन, कॉमन एक भी तो लेना फंक्शन है। सर, एक ही फंक्शन में जो कॉमन होगा वही शॉर्टेस्ट होगा। एक फंक्शन में कॉमन का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ दोनों को कंपेयर, मतलब इसको और इसको चेक कर रहे हैं, उसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? शॉर्टेस्ट कॉमन पॉइंट 2 पाई सर। 2 पाई, तो वही टाइम पीरियड होगा। शॉर्टेस्ट कॉमन पॉइंट दोनों सर को जो चेक करना है। हाँ जो बताइए। ये शॉर्टेज जो टाइम रिपीट कर रहा है 2π/3 के बाद वो नहीं लेंगे? अब मुझे बताइए 2π/3 में क्या ये रिपीट करेगा? नहीं सर, ये तो नहीं करेगा। हम यहाँ पे तो इस फंक्शन के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी तो सर, मैं वही पूछ रही हूँ कि इसी फंक्शन के लिए ये दोनों कॉमन होंगे ना? बिल्कुल, इन दो फंक्शन इंडिविजुअल के लिए तो 2 पाई और 2π/3 है। हाँ जी। ये कॉमन वाला जो पार्ट लिया ये टोटल फंक्शन के लिए लिया मैंने, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बिकॉज टोटल फंक्शन कब रिपीट करेगा? जब दोनों रिपीट करेंगे, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूं। ओके सर। इंडिविजुअली इसका 2 पाई है, इसका 2π/3 है। कॉमन कब लेंगे? जब टोटल फंक्शन का कैलकुलेट करना होगा। और मैंने यहाँ पे बताया इवन पावर है, साइन टी कॉस टी का अगर इवन पावर है तो पाई इंटर टाइम पीरियड आएगा। साइन टी कॉस टी का अगर ऑड पावर है, जैसे यहाँ पे 3 है पावर, तो टाइम पीरियड 2 पाई आएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइन कॉस क्या थे? साइन कॉस का जो नेचर है उसको साइनसॉइडल नेचर बोलते हैं। सेकंड है नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन तो होगा बट साइनसॉइडल बिहेवियर नहीं होगा। साइनसॉइडल बिहेवियर मतलब जो साइन कोसाइन का बिहेवियर है वैसा नहीं होगा। पीरियोडिक फंक्शन तो है बट साइनसॉइडल नेचर का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, देखिए। फर्स्ट वन स्क्वायर वेव है। तो फर्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर वेव का डायग्राम। दूसरा जो है ये रेक्टेंगुलर वेव का डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज स्क्वायर वेव, सेकेंड वन रेक्टेंगुलर वेव, थर्ड वन इज ट्रायंगुलर वेव एंड फोर्थ वन इज सॉटूथ वेव, ठीक है। इस टाइप के वेव्स के बारे में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं, या अगर अपना ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल में भी ये सारी चीजें होती हैं। आप लोग आई थिंक सीआरओ यूज किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रैक्टिकल होता था उसमें सीआरओ यूज किया होगा। और और एक फंक्शन जनरेटर, जो फंक्शन जनरेटर है, तो फंक्शन जनरेटर से आपको इस टाइप के वेव्स मिलते थे। फंक्शन स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, और इन वेव को आप सर्किट में कनेक्ट करके सीआरओ में देखते थे, ठीक है। तो फंक्शन जनरेटर बेसिकली सोर्स था जहां से आपको ये स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव मिलता था। फिर सर्किट से कनेक्ट करके आप सीआरओ के स्क्रीन के ऊपर इस टाइप के वेव्स आप लोगों ने देखा होगा और इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स किए होंगे। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर वेव की अगर हम बात करें, स्क्वायर वेव में लुक एट द पॉइंटर, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्क्वायर वेव का जो वैल्यू है वो लो है,
मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लो हाई बोल रहा हूं, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ पर्टिकुलर रीजन में वैल्यू लो है और कुछ पर्टिकुलर रीजन में वैल्यू हाई है, देखिए, या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हाई। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, वैल्यू लो, और इस पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू क्या है, हाई। देख सकते हैं, लुक एट द पॉइंटर, लो हाई लो हाई। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लो वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हाई वैल्यू। यहां पे जो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ बोला गया है वो किस सेंस में बोला गया है, जिस टाइम इंटरवल में हाई वैल्यू है उसको पॉजिटिव हाफ। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू क्या है, हाई, तो इसको बोला गया पॉजिटिव हाफ। और जिस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू लो है उसको बोला गया नेगेटिव हाफ। तो जहां पे वैल्यू हाई है उसको पॉजिटिव हाफ, और जहां पे वैल्यू लो है उसको बोला गया है नेगेटिव हाफ। और आप देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू पीरियोडिकली लो टू हाई, हाई टू लो हो रहा है। लो था, लो टू हाई, देन हाई टू लो, फिर लो टू हाई। तो पीरियोडिकली फंक्शन का वैल्यू लो और हाई के बीच में चेंज हो रहा है। जहां पे लो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव हाफ, जहां पे हाई वैल्यू होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ। ठीक है, और आप यहाँ पे नोटिस कीजिए ये एक वन साइकिल है जो एरो से शो किया गया है। इस इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है, इस इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है, देख सकते हैं। सर इसी को क्या नॉन बोलेंगे, सिनुसॉइडल टाइम का पीरियड। साइनुसॉइडल मतलब साइन कोसाइन जैसा नहीं है, साइन कोसाइन का जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है वैसा नहीं है। ओके सर। तो इस टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन। ये वन साइकिल और पीरियड है, ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए हाई वैल्यू और लो वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसी को बोला गया है एम्पलीट्यूड। तो हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और पल्स विड्थ, पल्स विड्थ क्या है, ये जो पॉजिटिव हाफ वाला विड्थ है ना उसको बोलते हैं प्लस पल्स विड्थ। जिस टाइम इंटरवल के अंदर फंक्शन का वैल्यू हाई है, जिस टाइम इंटरवल के अंदर फंक्शन का वैल्यू हाई है, उस टाइम इंटरवल का जो विड्थ है उसको पल्स विड्थ बोला जाता है। रिपीट कर रहा हूं, हाई वैल्यू और लो वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो है एम्पलीट्यूड। डिफरेंस बिटवीन हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एंड जिस टाइम इंटरवल के अंदर फंक्शन का वैल्यू हाई है, उस टाइम इंटरवल का जो विड्थ है उसको बोलते हैं प्लस पल्स विड्थ। ठीक है, तो ये स्क्वायर वेव एंड द सेम इज ट्रू फॉर रेक्टेंगुलर वेव। रेक्टेंगुलर वेव का नेचर भी वैसे ही आप देख सकते हैं, यहां पर भी हाई लो हो रहा है। देखिए लो टू हाई, हाई टू लो, अगेन लो टू हाई, हाई टू लो, इस तरीके का। ना स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव में डिफरेंस क्या है नोटिस कीजिए। स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव में डिफरेंस ये है, अगर हम स्क्वायर वेव की बात करें, इन केस ऑफ स्क्वायर वेव पॉजिटिव हाफ का विड्थ और नेगेटिव हाफ का विड्थ सेम है। स्क्वायर वेव के लिए पॉजिटिव हाफ का विड्थ और नेगेटिव हाफ का विड्थ इक्वल है। ये तो डायग्राम देखकर तो समझ में आ रहा है। पॉजिटिव हाफ का जो विड्थ है और नेगेटिव हाफ का जो विड्थ है वो इक्वल है। वेयरएज अगर हम रेक्टेंगुलर वेव की बात करें, रेक्टेंगुलर वेव में पॉजिटिव हाफ का विड्थ और नेगेटिव हाफ का विड्थ इक्वल नहीं होता। जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर वेव के लिए जो पॉजिटिव हाफ है इसका जो विड्थ है ये कम है। देखिए लुक एट द पॉइंटर, पॉजिटिव हाफ का जो विड्थ है वो कम है और नेगेटिव हाफ का जो विड्थ है वो ज्यादा है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव हाफ का विड्थ ज्यादा हो, नेगेटिव हाफ का विड्थ कम हो, अनइक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर वेव के लिए पॉजिटिव हाफ का विड्थ और नेगेटिव हाफ का विड्थ इक्वल होगा। रेक्टेंगुलर वेव के लिए पॉजिटिव हाफ का विड्थ और नेगेटिव हाफ का विड्थ अनइक्वल होगा।
थर्ड वन ट्रायंगुलर वेव। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ 1 साइकिल और टाइम पीरियड। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट कर, ठीक है, इस इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। दिस इज ट्रायंगुलर वेव एंड दिस इज सॉटूथ वेव, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड 0 to t। देखिए, लुक एट द पॉइंटर, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन का जो बिहेवियर है इसके बाहर सेम रिपीट कर रहा है। 0 to t में जो बिहेवियर है, t to 2t में सेम बिहेवियर है, 2t to 3t में सेम बिहेवियर है। तो 0 to t के अंदर फंक्शन का जो नेचर है वही नेचर इसके बाहर भी रिपीट कर रहा है। तो कैपिटल टी को क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे दो टाइप के सॉटूथ वेव ड्रॉ किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो पहला वाला है इसमें पॉजिटिव रैंप है, मतलब यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप यू कैन से। और जो सेकंड वन ड्रॉ किया गया है, दो अलग अलग रैंप सॉटूथ वेव है। इस वाले केस में यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। दोनों को ही सॉटूथ वेव बोलते हैं, एक में पॉजिटिव स्लोप है, एक में नेगेटिव स्लोप है, दोनों ही सॉटूथ वेव्स है। और ट्रायंगुलर वेव तो ऐसा ही होता है ना, ट्रायंगुलर वेव इसी फॉर्म का होता है। आप देख सकते हैं इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव स्लोप, यहाँ पर भी नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप। ट्रायंगुलर वेव वाले में दोनों आएंगे। ट्रायंगुलर वेव में देखिए पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, फिर रिपीट कर रहा है। सॉटूथ वाले में आइदर पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। तो आई थिंक क्लियर है एवरीवन ये एग्जांपल और डायग्राम देख के आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं टाइम पीरियड कौन सा है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जे ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन में आपको फंक्शन का ग्राफ गिवन हो और ग्राफ देख के आपको आइडेंटिफाई करना हो उस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना है। तो जस्ट आपको चेक करना है जिस शॉर्टेस्ट इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए किसी का माइक ऑन है, विशाल कुमार, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल है जिसके बाद ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पर दिस इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाहर रिपीट कर रहा है। तो ग्राफ देख के आइडेंटिफाई करना जरूरी है किस इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है, ये जरूरी होता है। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ देख के पहले पता लगाना है उसका टाइम पीरियड क्या है, फिर तो फूरियर सीरीज के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हमने अभी तक जो डिस्कस किया पीरियोडिक फंक्शन क्या है और पीरियोडिक फंक्शन के जो दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया विद एग्जांपल। सर tan और cot भी साइनसोइडल फंक्शन ही होंगे ना? नहीं, नॉन साइनसोइडल। ओके सर। जो tan और cot है इसमें क्या साइन कोसाइन का बिहेवियर है? नो सर। नहीं, ऑसिलेटरी भी साइन कोसाइन जैसा तो है नहीं। तो tan t cot t भी नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन है। देता हूं, दिस इज आल्सो नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये सेकंड कैटेगरी में आएंगे। ऐसा ना लगे ये साइन और कोसाइन के साथ लिखा है तो ये साइनसोइडल। सर मतलब साइन टी cos टी को छोड़कर और सब नॉन साइनसोइडल है क्या? बिल्कुल, साइन टी कॉस टी या साइन टी कॉस टी का अगर कोई पावर है तो वो भी साइनस, मतलब इस केस में चेक कर, साइन टी कॉस टी बेसिकली साइनसोइडल है, बाकी जो है वो इन जनरल नॉन साइनसोइडल ही है। सर हाँ बताइए। सर अगर हम यहाँ पर जो tan है सर ये तो
दो साइनोसाइडल फंक्शंस का रेशियो होता है सर, साइन और कॉस का। सर रेशियो इसके होता है। अलावा अगर, हाँ सर, तो सर अगर हम कोई और दो साइनोसाइडल फंक्शंस का रेशियो लेंगे तब क्या सर हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि वो भी चेक करना पड़ेगा सर वहां पर? और दो साइनोसॉइडल फंक्शन है क्या, मुझे ये बता सकते हैं थोड़ा? और दो मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन का रेशियो साइनोसॉइडल होना जरूरी नहीं है, ठीक है? जैसे जैसे सर अगर ऊपर साइन एक्स प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, नीचे साइन टी होगा सर, तो 1 + tan t बन जाएगा, 1 + cot t बन जाएगा, नॉन हाँ सर। साइनोसॉइडल आएगा। साइनोसॉइडल फंक्शन का अगर आप रेशियो भी लेते हैं ना तो वो नॉन साइनोसॉइडल ही बनेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये जो लास्ट वाला डायग्राम है इसमें स्टीप डीके का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए ना, सडनली जैसे यहाँ से सडन डीके हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट जो है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा फंक्शन का +a, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू +a है, यहाँ पे बेसिकली डिसकंटिन्यूअस है, इसका वैल्यू सडनली क्या बन गया उसी पॉइंट पे, तो इसको स्टीप डीके मतलब यहाँ पे सडन डीके बोला गया है। जैसे यहाँ पर है कुछ वैल्यू था, सडनली ये 0 बन गया। और यही चीज देखिए यहाँ पे भी देखा, वर्टिकल राइज। वर्टिकल राइज का मतलब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना था 0, सडनली फंक्शन का वैल्यू उसी पॉइंट पे क्या बन गया a, मैक्सिमम प्लीज। ठीक है, मतलब इस केस में भी क्या है, सडनली डिक्रीज कर रहा है, इस केस में सडनली इंक्रीज कर रहा है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। थैंक यू। मिरर जैसे आ रहा है थोड़ा, मिरर इमेज जैसे। sin t tan t का फंक्शन होता है तो सर वो साइनसॉइडल होगा कि नॉन साइनसॉइडल होगा? sin t cos t का फंक्शन जैसे sin t और tan t मतलब उसमें एक नॉन साइनसॉइडल और एक साइनसॉइडल, तो उसमें सर नॉन कैसा साइनसॉइडल, फंक्शन होगा? नॉन साइनसॉइडल। ओके सर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बेसिकली है क्या? प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ करके रखिए, आप लोग का माइक बार बार ऑन हो जा रहा है, ऑलरेडी मैंने एक को रिमूव कर दिया है, प्लीज माइक ऑफ करके रखिए। उस बोलने के बाद भी स्टूडेंट माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास रिमूव करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। So, what is Fourier series expansion? Fourier series expansion basically है क्या? इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं? हमने पीरियोडिक फंक्शन के दो कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया, साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे आई थिंक सेम चीज एक बार कॉपी हो गया, जस्ट 1 सेकंड, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड में है ऑलरेडी। तो व्हाट इज फूरियर सीरीज एक्सपेंशन? फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है क्या? देखिए क्या लिखा गया है, यूजिंग फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ए नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन से बेसिकली हम क्या करते हैं, एक नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को, एक नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन मतलब साइन एंड कोसाइन। तो अगर आपको कोई पूछता है फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बेसिकली है क्या, तो आपका आंसर होगा, इन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन वी एक्सप्रेस ए नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। फूरियर सीरीज में हम क्या करते हैं, एक नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब साइन कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आपको लगेगा ये एक्सप्रेस करने का फायदा क्या है,
कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो जरूर है, ऑब्वियसली एप्स का एप्लीकेशन है, उस पार्ट में मैं आ रहा हूं, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फूरियर सीरीज में क्या किया जाता है, एक नॉन साइनुसॉइडल फंक्शन को साइनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन मतलब साइन कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और यहां पर ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, जो बोला गया है ना, जब हम फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं, साइन और कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड जो एफ एक्स है, ये एक बेसिकली नॉन साइनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है। fx is a नॉन साइनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में इसको क्या करते हैं, साइन और कोसाइन का टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको बेसिकली क्या लिखा गया है, समेशन an cosn x प्लस समेशन bn sin nx, कोसाइन और साइन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोटिस कीजिए, समेशन किसके ऊपर है, n के ऊपर, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अगर आपको पूछा जाए ये जो cos nx है, इस cos nx का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, बिल्कुल सही, तो ये होगा 2 पाई बाई n। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 by n। 1 by n। मतलब f की बात कर रहे हैं, ओमेगा होगा तो 2 पाई तो कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो साइन है इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई बाई n ही है। और फ्रीक्वेंसी इज n बाई 2 पाई। अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो तो ये n आ जाएगा। अगर आप ओमेगा की बात करते हैं तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इज n हियर, ठीक है। तो यहां पर एक नॉन साइनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को कैसे लिखा गया है, साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। fx एक नॉन साइनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, इसको साइन और कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक कोसाइन या एक साइन टर्म तो नहीं है ना, समेशन को अगर आप एक्सपैंड करें तो बहुत सारे कोसाइन फंक्शन टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप समेशन को एक्सपैंड करो बहुत सारे साइन टर्म्स मिलेंगे। जैसे अगर आप एक्सपैंड करते हैं cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, बहुत सारे कोसाइन टर्म्स मिलेंगे, और यहाँ पर भी बहुत सारे साइन टर्म्स मिलेंगे। उन सब का फ्रीक्वेंसी सेम होगा या डिफरेंट होगा, cos x, cos 2x, cos 3x, उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा सर, डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली है। इसका मतलब ये जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा गया है ना, ये बेसिकली है क्या, फंक्शन को सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स में लिखा गया है। फूरियर सीरीज बेसिकली है क्या, सम ऑफ infinite number of sine and cosine terms और इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी n पे डिपेंड करता है, तो n अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा, विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो फूरियर सीरीज को आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, ये क्या बेसिकली है, फूरियर सीरीज इज ए सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स। ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स का सम है जिनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। दिस इज फूरियर सीरीज, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को साइन कोसाइन के टर्म्स में लिख रहे हैं। कितने साइन कोसाइन टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर, और सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब ये फ्रीक्वेंसी अलग होता है ना, तो इन टर्म्स का नाम भी अलग अलग हो जाता है। ये हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उन टर्म्स को अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है, एक फंक्शन को ऐसे साइन कोसाइन में एक्सप्रेस करने का फायदा क्या है? एक फंक्शन को ऐसे साइन कोसाइन में एक्सप्रेस करने का फायदा क्या है? ये जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक एग्जांपल है जो सिग्नल प्रोसेसिंग है। मतलब सपोज आप एक किसी आर्बिटरी सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना चाहते हैं, तो आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सपोज आपके पास एक आर्बिटरी सिग्नल है एफ ऑफ टी, उसको प्लेस ए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको ट्रांसमिट करना है, किसी भी आर्बिटरी सिग्नल को। आर्बिटरी सिग्नल मतलब आर्बिटरी शेप का कोई भी एक सिग्नल है एफ ऑफ टी। इस सिग्नल को आप ए टू बी भेजना चाहते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसमिट करना चाहते हैं। एफ ऑफ टी क्या है, एनी आर्बिटरी सिग्नल। आर्बिटरी सिग्नल का मतलब आर्बिटरी शेप है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो एनी आर्बिटरी पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, इसको आप ए टू बी भेजना चाहते हैं। अब दिक्कत यह है, ये जो आर्बिटरी पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल ठीक है, लेकिन आर्बिटरी का मतलब क्या है? इसका शेप कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कैन बी एनीथिंग ना, आर्बिटरी मतलब कुछ भी हो सकता है शेप। तो किसी भी आर्बिटरी सिग्नल को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना है, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस, जो भी एल्गोरिथम तैयार करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, शेप अगर आपका डिफरेंट आर्बिटरी कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग शेप के लिए आपको अलग अलग एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। शेप अगर चेंज हो जाता है तो एल्गोरिथम भी चेंज हो जाएगा। तो आर्बिटरी का मतलब शेप कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। तो अलग अलग शेप के लिए आपको अलग अलग एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, और वो किम्बरसम प्रोसेस है। अगर आपको अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग एल्गोरिथम बनाना पड़े सच दैट उस सिग्नल को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज पाए, वो एक किम्बरसम प्रोसेस है। उसके बदले क्या कर सकते हैं? उसके बदले हम फूरियर सीरीज का हेल्प ले सकते हैं। फूरियर सीरीज से क्या फायदा होगा? फूरियर सीरीज में आप पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ टी का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। एफ ऑफ टी के फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करने का मतलब उसको आप साइन और कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सेम एक्सप्रेशन है जो पिछले स्लाइड में लिखा गया था, मैं टी के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो किसी भी आर्बिटरी पीरियोडिक सिग्नल को आपने ऐसे फूरियर सीरीज में एक्सपेंड किया। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? ये एफ टी आर्बिटरी सिग्नल है, लेकिन उसको आपने किसके फॉर्म में लिख दिया? कॉस और साइन के फॉर्म में। अब मुझे बताइए, कॉस और साइन का शेप तो फिक्स्ड होता है ना। एफ ऑफ टी कोई भी आर्बिटरी शेप का सिग्नल हो, लेकिन एफ ऑफ टी का जब आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, इसमें जो कॉस एन टी और साइन एन टी है, इसका जो शेप है वो तो फिक्स्ड है, वो तुम्हें पता है क्या होता है। तो एफ ऑफ टी किसी भी आर्बिटरी शेप का है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। शेप तो डिफरेंट हो ही सकते हैं। लेकिन इसको अगर आपने साइन टी और कॉस टी में एक्सप्रेस कर दिया, साइन एन टी एंड कॉस एन टी, इन दोनों का जो शेप है वो तो फिक्स्ड फॉर्मेट का होता है। अब थोड़ी ना बोल सकते हैं जो साइन टी कॉस टी है तो उसका शेप ऐसा नहीं ऐसा ही होगा। इनका फिक्स्ड शेप है जो हमें पता है। तो आप मुझे बताइए, एक आर्बिटरी शेप का सिग्नल भेजने में ज्यादा आसानी है या एक फिक्स शेप का सिग्नल भेजने में ज्यादा आसानी है? फिक्स शेप। इसमें फायदा क्या होगा?
सिंस कॉस ये फंक्शन कुछ भी हो, कॉस एनटी और साइन एनटी का शेप फिक्स्ड है, तो आप कॉस एनटी और साइन एनटी के कॉरिस्पॉन्डिंग एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं। कॉस एनटी साइन एनटी का शेप फिक्स्ड है, तो आप इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एल्गोरिदम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी सिग्नल हो, आपका सेम एल्गोरिदम काम कर जाएगा। अगर आप साइन टी कॉस टी के फॉर्म में लिखते हैं, उसका शेप फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड होने की वजह से एल्गोरिदम का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। तो एक ही एल्गोरिदम डिफरेंट फंक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ना किया होता तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एल्गोरिदम यूज करना पड़ता, जो एक क्यूम्बरसम प्रोसेस है। साइन टी कॉस टी में एक्सप्रेस करने का फायदा क्या हुआ? साइन टी कॉस टी का शेप फिक्स्ड है, तो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम डिफरेंट फंक्शंस के लिए वैलिड होगा। एक ही एल्गोरिदम यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन हो सकता है, कि अगर एक ही एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं तो अलग अलग फंक्शन है, पता कैसे चलेगा? अगर सारे फंक्शंस के लिए एक ही एल्गोरिदम है तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? फंक्शन का शेप तो अलग अलग हो सकता है ना, तो एक कॉमन एल्गोरिदम डिफरेंट फंक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? एनीवन? एक कॉमन एल्गोरिदम इस फंक्शन का शेप आइडेंटिफाई कैसे करेगा? ये तो अलग अलग हो सकता है ना, बताइए। मतलब वो भी सर, मतलब फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम कर देंगे तो मतलब वो साइन कॉस का हमें पता है, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर लेगा। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, साइन कॉस तो सबके लिए आएगा, फंक्शन कुछ भी हो, जैसे जैसे a1 और b an और bn से करेगा और बिल्कुल फ्रीक्वेंसी सही, an और bn, राइट, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो स्क्वायर वेव है, इसका अगर आप फूरियर सीरीज करते हैं तब भी साइन कोसाइन आएगा। जो रेक्टेंगुलर वेव है, इसका अगर आप फूरियर सीरीज करते हैं तब भी साइन कोसाइन आएगा। किसी भी फंक्शन का अगर आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, साइन कोसाइन ही आएगा। डिफरेंस पता चला फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से। फॉर डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे कौन सा फंक्शन की बात कर रहे हैं? एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी के डिफरेंट फॉर्म्स के लिए जो एम्पलीट्यूड है an एंड bn वो डिफरेंट होगा और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगा। सो देयर विल बी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स तो यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड्स का मतलब an और bn की बात कर रहा हूँ। कॉस का एम्पलीट्यूड है an और साइन का एम्पलीट्यूड है bn, इसकी बात कर रहा हूँ। फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग ये जो an bn है एम्पलीट्यूड पार्ट, उसका वैल्यू डिफरेंट आएगा। अगर आप एफ ऑफ टी चेंज करते हैं तो ये an bn का वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव लिखा गया था। स्क्वायर वेव के लिए an bn का वैल्यू अलग आएगा, रेक्टेंगुलर वेव के लिए an bn का वैल्यू अलग आएगा, ट्रायंगुलर वेव के लिए an bn अलग, सॉटूथ वेव के लिए an bn अलग। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, बस फूरियर सीरीज में हम वही करने वाले हैं अल्टीमेटली, an bn कैलकुलेट कैसे करते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए, मतलब फंक्शन का शेप कुछ भी हो, आप उसको साइन कोसाइन में लिखेंगे तो एक कॉमन एल्गोरिथम यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज सकते हैं। और वो कॉमन एल्गोरिथम इस फंक्शन के शेप को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? डिफरेंट फंक्शंस के कॉरिस्पॉन्डिंग an और bn का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो अलग अलग an और bn के कॉरिस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का शेप भी बदल जाएगा। तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए an bn का हेल्प लेंगे। तो एक कॉमन एल्गोरिथम डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, और वो डिफरेंट फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? an और bn का वैल्यू देख के। अलग अलग फंक्शंस के लिए an bn का वैल्यू
अलग अलग होता है। तो फूरियर सीरीज का एप्लीकेशन है ये, किसी भी आर्बिट्ररी पीरियोडिक सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए हम फूरियर सीरीज का हेल्प ले सकते हैं। फूरियर सीरीज का हेल्प लेंगे तो एक कॉमन एल्गोरिदम आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक ही कॉमन एल्गोरिदम डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल के लिए आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग सिग्नल के लिए अलग अलग एल्गोरिदम डिजाइन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर यहाँ पर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स और सर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब सर? यहाँ पे आप देखिए ना, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा था? एन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी एन पे डिपेंड कर रहा है, तो आप यहाँ पे जब एन का वैल्यू रिप्लेस करेंगे cos x cos 2x, उनका फ्रीक्वेंसी अलग होगा या डिफरेंट होगा? जैसे cos x है और cos 2x है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा ना। जब यहाँ पे आप cos x लिखेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा cos x का? इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मैं जस्ट कोसाइन वाला जो पार्ट है ना वो एक्सपेंड करके बताता हूँ। समेशन an cos nt, n के ऊपर समेशन है तो n इक्वल टू 0 होगा तो a0, ये तो कांस्टेंट है, प्लस n इक्वल टू 1 a1 cos t प्लस a2 cos 2t एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए ये जो cos t है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? एनीवन? 1 upon 1 2 1 अपॉन 1 upon 2 pi. 1 upon 2 pi. 1 अपॉन 2 पाई। और ये cos 2t है, इसका टाइम फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 upon pi. 1 upon pi. 1 अपॉन पाई। तो फूरियर सीरीज में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये जो सेकेंड टर्म है इसका फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई, इस टर्म का एम्पलीट्यूड कितना है? a1। जो थर्ड टर्म है cos 2t, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/पाई, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a2। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देयर विल बी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टर्म्स है उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये सेम आप साइन वाले पार्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आई थिंक क्लियर एवरीवन। और कोई क्वेश्चन है इसमें जो बताया गया? नो सर। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो हमने यहाँ पे फूरियर सीरीज में बेसिकली क्या किया, एक नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को कोसाइन और साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है, जो कोसाइन और साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये पता कैसे चला? ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस है ना, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, सडनली कोसाइन और साइन के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में आइडिया कहां से लगा? जब हम साइन और कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आइडिया कहां से लगा? देखिए, ये जो फंक्शंस है ना, 1 cos x cos 2x sin x sin 2x, ये जो फंक्शंस का सेट है, ऐसे कितने फंक्शंस है? इनफाइनाइट नंबर। cos x cos 2x cos 3x sin x sin 2x sin 3x, ये जो फंक्शंस का सेट है ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। स्पेसिफिकली ऑर्थोनॉर्मलिटी भी बोल सकते हो, ऑर्थोगोनैलिटी प्लस नॉर्मलाइजेशन। ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा गया है, और मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं,
ऑर्थोगोनलिटी तो है ही, ऑर्थोगोनलिटी प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये आप लोगों ने क्वांटम में भी पढ़ा होगा। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, जब ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे तो दोनों आ जाएंगे, ऑर्थोगोनल भी आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी आ जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये क्या सेटिस्फाई करता है, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। किस इंटरवल में, 0 to 2 पाई इंटरवल में, हेंस दे फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये सेट्स ऑफ फंक्शन क्या करते हैं, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इस इंटरवल में। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब, इसका मतलब हुआ जब आप इनमें से किसी भी दो फंक्शंस का ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, ये सेम आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में भी कैलकुलेट करते हैं, वहां पे साई के फॉर्म में होता है, साई आई साई जे। तो इंटरवल क्या है, 0 to 2 पाई। तो इस इंटीग्रल को बोलते हैं ओवरलैप इंटीग्रल ऑफ फाई आई एंड फाई एफ आई एंड एफ जे। दिस इज ओवरलैप इंटीग्रल of fi and fj, किस इंटरवल में, 0 to 2 पाई। fi fj क्या है, कोई भी दो फंक्शन जो ऊपर लिखा गया आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको हम f1 f2 ऐसे बोल रहे हैं, जो ऊपर सेट लिखा गया है ना, सपोज दिस इज f1 या f0 बोलते हैं, दिस इज f1, दिस इज f2 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस है। तो कोई भी दो फंक्शन ले लीजिए, उसका ओवरलैप इंटीग्रल। तो fi और fj का ओवरलैप इंटीग्रल क्वांटम मैकेनिक्स में fi fj के बदले होता है साई आई साई जे, और लिमिट होता है -∞ टू +∞। तो ये जो ओवरलैप इंटीग्रल है इसका वैल्यू 0 होगा फॉर i नॉट इक्वल टू j। जब i और j सेम नहीं है, i और j सेम ना होने का मतलब जब ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, fi fj अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं तो उनका ओवरलैप इंटीग्रल कितना होगा, 0। और अगर i और j सेम है तो इनका ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो आएगा। दिस इज ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। तो डिफरेंट फंक्शंस का ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो 0 आएगा, सेम फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो नॉन जीरो आएगा। दिस इज ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। i नॉट इक्वल टू j मतलब डिफरेंट फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल 0, i इक्वल टू j मतलब सेम फंक्शंस का ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो आएगा। तो ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है ना, जो यहाँ पे लिखा गया है, ये इस ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आप कोई भी दो फंक्शंस लीजिए, जैसे आपने अगर डिफरेंट फंक्शन लिया, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। आपने लिया, एक फंक्शन लिया cos x और दूसरा फंक्शन लिया cos 5x। तो एक फंक्शन क्या है cos x, दूसरा है cos 5x। इन दोनों का ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए, ये 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस लिए गए हैं, ठीक है। दिस इज fi, दिस इज fj। यहाँ पे स्टार लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज रियल फंक्शन है, स्टार लेंगे तो सेम ही आएगा।
तो यहाँ पे दो क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं, इसलिए ओवरलैप इंटीग्रल कितना आएगा, 0। या आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए। और अगर आपने सेम फंक्शन लिया, सपोज आपने 0 to 2 पाई cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x मतलब क्या है, cos 2x को ही आपने दो बार यहां पे कंसीडर किया है, यहां पे तो सेम फंक्शन है ना, इसका वैल्यू नॉन जीरो आएगा। तो ओवरलैप इंटीग्रल अगर आप डिफरेंट फंक्शंस लेते हैं, जैसे cos x cos 5x, ओवरलैप इंटीग्रल कितना आएगा, 0। अगर सेम फंक्शन लेते हैं cos 2x तो cos स्क्वायर 2x आएगा, इसका वैल्यू नॉन जीरो आएगा। तो इसी को बोलते हैं ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम डिफरेंट फंक्शन लेंगे तो ओवरलैप इंटीग्रल 0, सेम फंक्शन लेंगे तो ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो। तो सिंस ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, therefore this form an orthonormal basis, ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करने का मतलब हम किसी भी फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बेसिस फॉर्म करने का मतलब क्या है, बेसिस फॉर्म करने का मतलब है हम किसी भी फंक्शन को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या फॉर्म करता है, बेसिस फॉर्म करता है। तो देखिए, तो ये सेट क्या फॉर्म करता है, बेसिस फॉर्म करता है। तो हम किसी भी फंक्शन को fx, इस फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को फूरियर सीरीज बोला गया था। an cos nx प्लस समेशन bn sin nx। तो फूरियर सीरीज में जो हम फंक्शन को साइन और कोसाइन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं, ये क्यों पॉसिबल है, ये किस इंटरवल के लिए, फर्स्ट थिंग ये 0 to 2 पाई इंटरवल में है। इंटरवल चेंज होगा तो क्या होगा वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऑलवेज 0 to 2 पाई आएगा जरूरी थोड़ी ना है। 0 to 2 पाई है तो ये ट्रू है। तो फंक्शन को साइन और कोसाइन में लिखना क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ये जो साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं ये क्या फॉर्म करता है, ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करता है। ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करता है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, जो लास्ट स्लाइड में बताया गया। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्यों फॉर्म करता है वो रिपीट कर देते हैं। इन फंक्शंस का अगर आप ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, अगर डिफरेंट फंक्शंस लेते हैं तो ओवरलैप इंटीग्रल 0 आएगा, सेम फंक्शन लेते हैं तो ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो आएगा। तो ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एंड सिंस ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। और बेसिस फॉर्म करने का मतलब हम किसी फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फूरियर सीरीज में भी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को साइन और कोसाइन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये लिखना क्यों पॉसिबल होता है, बिकॉज साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करता है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब क्या है, मतलब कैसे क्यों फॉर्म करता है, ये हमने जो डिस्कस किया। किसी ने क्वेश्चन किया है अगर एक साइन और एक कोसाइन लेते हैं तब भी 0 आएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अलग अलग फंक्शंस होंगे तो 0 आएगा ओवरलैप इंटीग्रल। अगर आप एक साइन कोसाइन लेते हैं, एक साइन लेते हैं, तब भी तो 0 ही आएगा। अलग अलग फंक्शन है ना, साइन कोसाइन सेम फंक्शन थोड़ी ना है। 0 to 2 पाई आपने एक लिया cos x, दूसरा लिया sin x, ये तो अलग फंक्शन ही है, सेम कहां है।
तो इसका भी ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए, 0 आएगा। डिफरेंट फंक्शन होगा तो ओवरलैप इंटीग्रल 0, सेम फंक्शन होगा तो नॉन जीरो। तो साइन कोसाइन तो डिफरेंट फंक्शन है तो ओवरलैप 0 ही आएगा। इंटीग्रेशन कैलकुलेट कीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है? ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन एवरीवन? जी सर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, ये अगर कोई आर्बिटरी इंटरवल हो तो क्या होगा? मतलब 0 to 2 पाई ना होके अगर ये आर्बिटरी इंटरवल हो, कुछ भी इंटरवल, सपोज आपको बोला गया फंक्शन है f of x is repeats itself outside the interval a b, जैसे 0 to 2 पाई था उसके बाहर रिपीट कर रहा है। सब 0 और 2 पाई ऑलवेज होगा जरूरी थोड़ी ना है, कोई भी आर्बिट्ररी इंटरवल दे सकते हैं। आउटसाइड द इंटरवल a b, फंक्शन जो है a to b इंटरवल में फंक्शन का जो नेचर है इसके बाहर सेम नेचर रिपीट कर रहा है। तो इस इंटरवल के अंदर जो नेचर है इसके बाहर सेम नेचर रिपीट कर रहा है। तो कोई बता सकता है इस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होगा? व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन? b minus a। b माइनस ए टू बी इंटरवल में जो नेचर है इसके बाहर सेम नेचर रिपीट कर रहा है तो टाइम पीरियड होगा b माइनस ए। इस केस में बेसिस कौन फॉर्म करेगा? इस केस में फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या फॉर्मेट हो जाता है? देखिए, इंटीग्रल a टू b, सपोज आपने ऊपर क्या था, ये nx था ना, cos nx sin nx, यहाँ पे a टू b है तो ये बन जाएगा 2 पाई nx अपॉन b माइनस a इनटू, सपोज और एक टर्म लिया कि मैं जस्ट थोड़ा सा पिछले के साथ मैं कंपेयर करने के लिखने की कोशिश करता हूं। ऐसे मैंने cos x और cos 3x लिखा था ना, ये जहां तक ध्यान है पीछे, cos x cos 5x, यहाँ पे cos x के बदले लिखते हैं 2 पाई x अपॉन b माइनस a। एंड cos 5x के बदले लिखते हैं cos 10 पाई x अपॉन b माइनस a। आपको लगेगा ये कैसे लिखा हमने? फर्स्ट मुझे एक चीज बताइए, ये सेम फंक्शन है या डिफरेंट फंक्शन है? सेम फंक्शन। सेम कैसे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। 10 है ना, फंक्शन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों डिफरेंट फंक्शन है, तो ओवरलैप इंटीग्रल कितना आना चाहिए? 0। और अगर हमने सेम फंक्शन लिया तो ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो आना चाहिए। तो सेम फंक्शन मतलब सपोज ऐसा लिया हमने cos स्क्वायर 4 पाई x अपॉन b माइनस a, तो सेम फंक्शन लिया तो ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपको सडनली लगेगा ये फॉर्मेट लिखा कैसे गया, मतलब इस फॉर्मेट को सडनली कैसे लिख दिया गया? अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो हमने इंटरवल चूज किया है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड कितना है? b माइनस ए। जो पीछे हमने इंटरवल लिया था वो इंटरवल क्या था? 0 to 2 पाई। इस केस में टाइम पीरियड कितना था बता सकते हैं? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई था ना। b माइनस ए 2 पाई माइनस 0 2 पाई। यहाँ पे हम 2 पाई टाइम पीरियड लेके चल रहे थे, यहाँ पे b माइनस ए है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो b माइनस ए के बदले अगर आप 2 पाई रिप्लेस कर देते हो, b माइनस ए के बदले 2 पाई रिप्लेस कर देते हो, तो ये इंटीग्रैंड
और ये इंटीग्रेंड सेम नहीं है। हाँ सर। ठीक है, जस्ट अब क्या करो, b माइनस ए जो पीरियड है उसके बदले 2 पाई रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos 5x। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ओवरलैप इंटीग्रल 0 होगा जैसे यहां पे लिखा गया था। अगर आपने यहाँ पे b माइनस ए के बदले 2 पाई रिप्लेस किया तो क्या आएगा, b माइनस ए के बदले 2 पाई 2x cos स्क्वायर 2x, ये चीज तो यहाँ पे लिखा गया था। मतलब ये एक स्पेशल केस था, इस केस में पीरियड फिक्स था, कितना 2 पाई, 0 से 2 पाई है तो टाइम पीरियड 2 पाई है। बट किसी भी आर्बिटरी इंटरवल के लिए जैसे a to b अगर गिवन है तो उस केस में ये फॉर्मेट आएगा। बट इस केस में भी वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब अलग अलग फंक्शंस का ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो 0 आएगा, सेम फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो नॉन जीरो आएगा। इसी को नेक्स्ट स्लाइड में लिखा गया है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स टू रिमेंबर, ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये किस इंटरवल के लिए लिखा गया है, a to b आर्बिटरी इंटरवल के लिए। पहले हमने 0 to 2 पाई के लिए डिस्कस किया था, ये किसी भी आर्बिटरी इंटरवल के लिए ट्रू है, इन द इंटरवल a to b। तो फंक्शंस आप नोटिस कीजिए, क्या बोला गया है, फंक्शन है 1 cos 2 पाई x अपॉन b माइनस ए, cos 4 पाई x अपॉन b माइनस ए, ऐसे साइन के भी फंक्शंस हैं। ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो क्या सेटिस्फाई करते हैं, दिस सेट ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइज द ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। किस इंटरवल में, इन द इंटरवल a to b। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है किस इंटरवल में, a to b। और ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, सेम फंक्शन लेंगे तो ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो आएगा, डिफरेंट फंक्शंस लेंगे तो ओवरलैप इंटीग्रल 0 आएगा। जैसे यहाँ पे नीचे नोटिस कीजिए ये इंटीग्रल्स लिखे गए हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, cos इंटू कॉस, यहाँ पे भी क्या है, साइन इंटू साइन। अब मुझे बताइए ये सेम फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल है या डिफरेंट फंक्शन का, सेम ही लग रहा है, डिफरेंट है, m डिफरेंट है सर, अलग अलग। ये सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है m और n M और इक्वल n है की या वैल्यू। नहीं है, m और n का वैल्यू क्या है। अगर m और n इक्वल है तो सेम फंक्शन होगा, और m और n अगर नॉट इक्वल है तो डिफरेंट फंक्शन होगा। डिफरेंट। इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना है, देखिए 1/2 b माइनस ए क्रॉनिका डेल्टा mn। अब मुझे बताइए क्रॉनिका डेल्टा mn का आपने पहले भी बहुत जगह पे यूज किया होगा, तो बताइए इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 कब होगा, m नॉट इक्वल n, m नॉट इक्वल टू n के लिए। m नॉट इक्वल टू n का मतलब दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, और इस इंटीग्रल का वैल्यू नॉन जीरो होगा जब m m इक्वल n, m इक्वल to 1 n। n n। ठीक है, तो सेम ओवरलैप इंटीग्रल का जो कंडीशन बताया गया, m नॉट इक्वल टू n का मतलब डिफरेंट फंक्शन होगा तो 0, m इक्वल टू n का मतलब सेम फंक्शन होगा तो नॉन जीरो। और इस केस में नॉन जीरो वैल्यू कितना आएगा, जो नॉन जीरो वैल्यू वो कितना आएगा, b माइनस b माइनस ए, 2 b माइनस b माइनस ए बाई 2, बिल्कुल सही, नॉन जीरो वैल्यू। तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब सेम फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो नॉन जीरो, डिफरेंट फंक्शन का लेंगे तो 0। यहां पे भी चेक कर सकते हैं, नीचे देखिए एक कोसाइन है एक साइन है, ये अलग फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है या सेम फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन, ये तो डिफरेंट ही है। m और ये m इक्वल टू n हो या m नॉट इक्वल टू n हो, एक कोसाइन है एक साइन है, ये तो अलग अलग है, तो ऑब्वियसली वैल्यू कितना होगा, 0। 0 फॉर ऑल mn इक्वल हो mn नॉट इक्वल हो 0 ही आएगा, बिकॉज साइन और कोसाइन अलग अलग फंक्शंस हैं। यहां पे देखिए इस इंटीग्रल को 0 क्यों बोला गया है, कोई बता सकता है, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है। 1 के साथ मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही, साथ में 1 मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस क्या क्या है देखिए, एक फंक्शन है 1, दूसरा फंक्शन है कोसाइन। यहाँ पे एक फंक्शन है 1 और दूसरा फंक्शन है साइन, दो अलग अलग फंक्शंस है, ओवरलैप इंटीग्रल 0। इस सेट के अंदर भी तो 1 था ना, ठीक है,
तो यहाँ पे 1 के साथ कोसाइन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 1 के साथ साइन का प्रोडक्ट है, अलग अलग फंक्शन है तो 0। तो ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है ये भी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किस इंटरवल में? A to B। A to B कोई भी आर्बिटरी इंटरवल हो सकता है। Hence they form an orthonormal basis। सिंस ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये जो फंक्शंस हैं ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करने का मतलब हम किसी भी फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करने का मतलब हम किसी भी फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये आर्बिटरी इंटरवल के लिए है A to B। जैसे देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, ये क्लियर है ना एवरीवन? जी सर। यस सर। यहां पर एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन की बात की गई है। सपोज f of x इज ए नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन और टाइम पीरियड कितना है? b माइनस a। इसका मतलब फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आउटसाइड द इंटरवल a to b। अगर आप डायग्राम नोटिस करें, जो फंक्शन का ग्राफ नीचे शो किया गया है, a to b इस इंटरवल में फंक्शन का जो बिहेवियर है इस इंटरवल के बाहर सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है। तो फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आउटसाइड द इंटरवल a to b। A to b इंटरवल के अंदर फंक्शन का जो बिहेवियर है उसके बाहर सेम बिहेवियर रिपीट करेगा। देखिए A to b ये जो इंटरवल है इसमें ये नेचर था, इसके बाहर सेम नेचर रिपीट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? fx इज ए नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। नॉन साइनोसॉइडल क्यों? बिकॉज ये साइन कोसाइन का बिहेवियर तो है नहीं, ये एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है और टाइम पीरियड कितना है? b माइनस a। इसका साइनोसॉइडल बिहेवियर नहीं है तो नॉन साइनोसॉइडल। पीरियोडिक क्यों? बिकॉज A to B इंटरवल के बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। तो नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, टाइम पीरियड है b माइनस a। और यहाँ पे a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक देखें, टेक्स्ट बुक में नॉर्मली A to B नहीं लिखा रहता। टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूलेज लिखे रहते हैं उसमें a और b मेंशन नहीं किया रहता, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होता है। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे उसमें ऐसा रहता है, कुछ जगह पे ये एग्जांपल रहता है 0 to 2 पाई, कुछ एग्जांपल में रहता है -π to +π, कुछ एग्जांपल्स में रहता है 0 to 2l, कुछ एग्जांपल्स में रहता है -l to +l, फिर कुछ एग्जांपल में रहता है 0 to 2π/ω, कुछ में रहता है -π/ω to +π/ω। तो टेक्स्ट बुक में नॉर्मली क्या होता है, इन अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फूरियर सीरीज का फॉर्म बताया जाता है। टेक्स्ट बुक में देखेंगे पहले इनके लिए बताया जाएगा, 0 to 2π होगा तो फूरियर सीरीज का फॉर्म क्या होगा, फिर 0 to 2l होगा तो क्या फॉर्मेट होगा, 0 to 2π/ω होगा तो क्या फॉर्मेट होगा। तो अलग अलग इंटरवल के लिए फूरियर सीरीज का अलग अलग फॉर्मेट बताया जाता है। आपको अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फॉर्मेट याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, A to B इस इंटरवल के लिए एक कॉमन फॉर्मेट याद रखेंगे। A to B इंटरवल के लिए फूरियर सीरीज का एक कॉमन फॉर्मेट याद रखेंगे। कोई भी इंटरवल गिवन हो आप वो कॉमन फॉर्मेट यूज कर सकते हो। आपको अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फूरियर सीरीज याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। हमें कॉमन फॉर्मेट बताएंगे इस इंटरवल के लिए, A to B इंटरवल के लिए एक कॉमन फॉर्मेट बताया जाएगा। उस कॉमन फॉर्मेट को यूज करके आप फूरियर सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटरवल कुछ भी गिवन हो आप कॉमन फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको A और B आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन में अगर -l to +l गिवन है तो A का वैल्यू कितना होगा, -l, B का वैल्यू कितना होगा, +l।
अगर क्वेश्चन में 0 to 2 पाई गिवन है तो a का वैल्यू होगा 0, b का वैल्यू होगा 2 पाई। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में a और b का वैल्यू क्या है, तो वो कॉमन फॉर्मेट आप किसी भी इंटरवल के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो कॉमन फॉर्मेट क्या है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। This is the common format of Fourier series expansion. फंक्शन किस इंटरवल में गिवन होगा, a to b, मतलब इसके बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। So the Fourier series expansion of the function in the interval a to b will look like this. ये Fourier series का कॉमन मतलब जनरल फॉर्मेट है, बोल सकते हैं। कोई भी इंटरवल गिवन हो आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, कोई भी इंटरवल। a0/2 ये तो कांस्टेंट पार्ट है, इसमें x का डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो इसको अलग लिख दिया गया। a0/2 प्लस समेशन ओवर n कोसाइन टर्म, समेशन ओवर n साइन टर्म। तो फंक्शन को साइन कोसाइन के फॉर्म में लिखा गया है। और ये किस इंटरवल के लिए हम यूज कर सकते हैं, a to b इंटरवल के लिए फंक्शन का फूरियर सीरीज ऐसा दिखेगा, जिसमें ये जो a0 an bn है इसको बोला जाता है फूरियर कोएफिशिएंट्स। और इन्हीं को कुछ देर पहले हमने क्या बोला था, याद है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे फिजिकली, एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही। तो a0 an bn जो है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एग्जाम में आप लोगों को ये फूरियर कोएफिशिएंट्स ही कैलकुलेट करने होते हैं। तो जैसे बताया गया था, अलग अलग फंक्शन के लिए ये फूरियर कोएफिशिएंट का वैल्यू अलग अलग होता है। तो एग्जाम में नॉर्मली आपको fx गिवन होगा और वहां से पूछा जाएगा इस फूरियर कोएफिशिएंट का वैल्यू बताइए। कोई क्वेश्चन कर रहा है जो हमने पीछे जो फूरियर सीरीज लिखा था उसमें तो n = 0 to इन्फिनिटी था, इसमें तो 1 to इन्फिनिटी लिख दिया। n = 0 वाले टर्म को ना यहाँ पे अलग से लिखा गया है। आप यहाँ पे नोटिस करो, जो हमने पहले फॉर्म लिखा था, पहले किस इंटरवल के लिए था, तो फूरियर सीरीज लिखा गया था किस इंटरवल के लिए था, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, इसके लिए था ना। हाँ सर। तो 0 to 2 पाई के लिए जो फूरियर सीरीज का फॉर्म बताया गया था वो बताया गया था fx = समेशन ओवर n from 0 to infinity an cos nx plus summation over n from 0 to infinity bn sin nx, ये बताया गया था। अब मुझे बताइए यहां पे अगर आप समेशन को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x एंड सो ऑन। और जो सेकेंड समेशन है इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो n = 0 के लिए तो साइन 0 0 होता है, तो b1 sin x और बाकी जो भी आ जाएगा। तो 0 to 2 पाई के लिए जो फूरियर सीरीज का फॉर्म बताया गया था उस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे a0 तो कांस्टेंट है ना, x पे डिपेंड तो नहीं करता। a0 के बदले यहाँ पे क्या यूज किया गया है, a0/2 कांस्टेंट है, फॉर्मेट थोड़ा a0/2 फॉर्मेट चेंज किया गया है। यहाँ पे जो a0 है वो यहाँ पे क्या है, a0/2 कांस्टेंट टर्म। एंड ये जो कोसाइन वाले टर्म्स हैं, ये कोसाइन वाले टर्म्स को यहाँ पे लिखा गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए ये जो a0 है इसके बदले यहाँ पे क्या है, a0/2, दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स है। फॉर्मेट को चेक कीजिए, यहां पे जो ये कोसाइन वाले टर्म्स हैं इसको ऐसे लिख दिया गया। एंड यहां पे जो साइन वाले टर्म्स हैं
इनको ऐसे लिख दिया गया। तो अल्टीमेटली कोई अलग फॉर्मेट नहीं है, ये जो पहले 0 to 2 पाई के लिए लिखा गया था वो भी इसी फॉर्मेट का ही है, जस्ट यहाँ पे लिखने का तरीका अलग था। यहाँ पे जस्ट क्या किया गया, n=0 वाले टर्म को अलग लिखा गया है। ये जो पहला टर्म है ना a0/2, ये बेसिकली n=0 का कोरिस्पोंडिंग टर्म है। तो ये कंफ्यूज मत हो, ये जो पहले में जस्ट 1 मिनट पहले हमने n=0 लिखा था, यहाँ पे n=1 क्यों लिख दिया? n=0 के लिए जो टर्म आएगा ना उसको अलग से लिखा गया है यहाँ पर, और यहाँ से 1 to infinity n=0 वाले टर्म को अलग से लिखा गया यहाँ पर। और ये कॉमन फॉर्मेट है, ये आप किसी भी इंटरवल के लिए यूज कर सकते हैं। आप बताइए क्या क्वेश्चन है? सर n0/2 कैसे? ये एक लिखने का तरीका है, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए n0/2 लिखा गया है कांस्टेंट को। सर ये a0 कोई इसका कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। a0 का जो फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे ना उसको याद रखने के लिए इस फॉर्मेट में लिखा गया है a0/2। ठीक है, आप इसको a0 भी सिंपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए सर a0/2 है तो b0 के लिए तो bn के लिए तो b0/2 भी आना चाहिए ना फिर। अरे भाई यहाँ पे साइन 0/0 हो जाएगा ना, वो देखो भाई। हाँ साइन 0/0 हो जाएगा ना यहाँ पर, समझ गए। सर फिर वो a0 का जो इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला होता है उसमें फिर अगर हम इधर a0 लेंगे तो वो 2/t इंटीग्रेशन ऑफ वो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे a0 का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, a0 का जो फॉर्मूला है, सपोज आपने यहाँ पे 2 नहीं लिख रहे हैं, जस्ट यहाँ पे a0 लिख रहे हैं, तो ये 2 फैक्टर जो है वो फॉर्मूले के अंदर चला जाएगा, जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर चला जाएगा। इसको आप a0/2 लिखो या a0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप सिर्फ a0 लिखते हो तो ये 2 फैक्टर फॉर्मूले के अंदर इंटीग्रेशन में चला जाएगा, ये जस्ट डिफरेंस है। अल्टीमेटली फूरियर सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर एवरीवन? सर वो जो 2πnx डिवाइड बाय b माइनस है उसको तो हम x भी लिख सकते हैं, सेम है ना क्या लिख सकते हैं? x cos x sin x। ये b to a के लिए है ना, तो यही फॉर्मेट आएगा। cos x sin x मतलब समझा नहीं मैं, cos के फॉर्म में तो लिख रहा हूं मैं, ये इस इंटरवल के लिए है। यहाँ पे अगर b माइनस है, जैसे ये क्वेश्चन ये है, इसमें b माइनस a का वैल्यू कितना है? 2 पाई। तो b माइनस a के बदले अगर आप 2 पाई लिखते हो तो 2 पाई कैंसिल करके ये cos nx ही आ जाएगा। यस सर। ओके ठीक है, इसमें b माइनस a के बदले 2 पाई है, तो 2 पाई कैंसिल करके ये फॉर्मेट आ जाएगा। Sir, when we define time period, sir, we call it that the time taken from one maxima to another maxima or one minima to another minima to achieve that. So when we are explaining the function in ft, so at that condition we can define that from this time period to this time period the function. No, the same thing. Period is basically distance between two consecutive maxima or minima. It may be in the spatial मतलब spatial period और temporal period, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन ट्रू है। yes, ठीक है, ये सिर्फ होगा जब आप स्पेशियल पीरियड की बात करेंगे तो वहां पे हम डिस्टेंस की बात करेंगे, दो मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस, और टेम्पोरल पीरियड की बात करेंगे तो दो मैक्सिमा के बीच में जो टाइम गैप है। yes, ठीक है, डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, एक में डिस्टेंस होगा एक में टाइम गैप होगा। yes. क्लियर एवरीवन? सर ठीक है, यस। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, बिकॉज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, तो मैं 15 मिनट पहले ही क्लास लीव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ओके सर फर्स्ट टू स्लाइड सर सेकंड स्लाइड सर वो ग्रुप का लिंक बस सेंड कर। आप लोगों का मॉर्निंग में 7:30 से क्लास होता है ना? यस सर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट डे से मैं 7:30 to 9:30 करूंगा। सर बता सुबह हो जाएगा सर। 7:30 होता है, आप लोगों को आदत है। यस सर होता है, कभी-कभी EMT का होता है। होता है सर, EMT का मेरा भी कभी कभी होगा, वीक में 1 या 2 दिन, एवरीडे नहीं होगा।
सर लास्ट से सेकंड स्लाइड बता देना। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। लास्ट से सेकंड स्लाइड। हाँ सर ये वाला ना पीछे। थैंक यू सर। जस्ट मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ये मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जो भी का डाउट है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय सर।